हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सिविल ऑर्बिट। आज की जो ये वीडियो है ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर बनाई गई है। इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में सबसे पहले जो बेसिक कंटेंट है वो क्या है? डिमांड और सप्लाई। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिमांड क्या है? डिमांड क्या है? आपको शो हो रहा है डिमांड क्या है? डिजायर टू बाय, एबिलिटी टू बाय और विलिंग टू स्पेंड। डिमांड क्या है? कोई पर्सन है, मैंने मार्केट जाके मेरी डिजायर है कि मैंने आईफोन लेना है। मेरी डिजायर क्या है? आईफोन लेने की। सेकेंडली क्या है? क्या मैं एबल हूं? एम आई एबल टू बाय आईफोन? नेक्स्ट इज विलिंग टू स्पेंड। सेकंड चीज क्या थी हमारी? एबिलिटी टू बाय। सबसे पहले तो ये है कि डिजायर तो मेरी आईफोन लेने की है, क्या मैं आईफोन लेने के लिए एबल भी हूं? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं आईफोन ले सकती हूँ? थर्ड वन इज विलिंग टू स्पेंड। अगर मैं कैपेबल हूं आईफोन लेने के लिए तो थर्ड वन क्या है? विलिंगनेस। विलिंगनेस क्या है कि क्या अगर जो मेरे पास पैसे हैं, क्या मैं पैसे खर्च करना भी चाहती हूँ? अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ आईफोन लेने के लिए तो उसके लिए मुझे क्या है? मनी को भी यूज करना पड़ेगा। तो क्या मैं, जो मेरे पास पैसे हैं, क्या मैं वो पैसे खर्च करने में इंटरेस्टेड हूँ? तो ये चीजें किसको डिस्क्राइब करती हैं? डिमांड को। तो बेसिकली डिमांड क्या है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस दैट कंज्यूमर आर विलिंग and able to purchase at various price during a given period of time। तो डिमांड क्या है? डिमांड किस चीज को रेफर करता है? क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस, जिसको क्या है, गुड्स जो है, हमारा जो मटेरियल है, जो सामान है, उसकी क्वांटिटी या अमाउंट जो क्या है, कंज्यूमर विलिंग है लेने के लिए, एबल है उसकी परचेजिंग के लिए, एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में कोई प्रोडक्ट है उसको बाय करने के लिए कंज्यूमर विलिंग है और एबल है उसको परचेज करने के लिए। दैट टर्म रेफर्स टू डिमांड। और सप्लाई क्या है? सप्लाई क्या है? उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, जिस चीज की डिमांड है उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, दैट इज सप्लाई। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट है? सबसे पहले क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी। बेसिक सा जो हमारा फंडा है डिमांड को इंक्रीज करेगा वो क्या है कि अगर हम प्राइस ड्रॉप करते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो क्या है? राइज करेगी। जैसे ही हमने प्राइस डाउन किया, हमारी जो डिमांड है वो प्रोडक्ट की बढ़ गई। तो जो हमारे डिटर्मिनेंट है डिमांड के, पहला क्या है? प्राइस। नेक्स्ट वन क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। जैसे मैंने आपको बताया कि एबिलिटी टू बाय, मैं, मेरी डिजायर तो है कि मैंने आईफोन लेना है, क्या मैं एबल भी हूं, क्या मैं कैपेबल भी हूं कि मैं आईफोन ले सकती हूँ? तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है? इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की कितनी इनकम है। नेक्स्ट इज चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है, जो हमारा बायर है, उसकी चॉइस क्या है? अब मुझे आईफोन लेना है, आईफोन में भी कितने मॉडल है, मैं क्या प्रेफर करूंगी? ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? चॉइस एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन है नॉर्मली क्या है, जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा होता है उसके लिए ज्यादा होती है डिमांड। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? आपको चार्ट में भी शो हो रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस क्या है आपका? ड्रॉप कर रहा है। पैरेलली हमारी जो डिमांड है वो क्या है? राइज कर रही है। प्राइस ड्रॉप, डिमांड राइज, ये क्या है हमारा? लॉ ऑफ डिमांड।
According to the law of demand, other things being equal, if the price of commodity falls, the quantity demand of it will rise. सभी जो हमारे जो अदर थिंग्स जो डिटर्मिनेंट है डिमांड के, उनको हम क्या है इक्वल रखते हैं, हम क्या है प्राइस पे फोकस करते हैं। जैसे ही हमने क्या है प्राइस ड्रॉप किया, जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है इंक्रीज करेगी। ये हमारा है लॉ ऑफ डिमांड। बेसिक अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कई बार क्या है हम सेल देखते हैं, हम मार्केट जा रहे हैं, हम सेल देखते हैं, या कई बार हम ऑनलाइन कुछ चीज परचेज कर रहे होते हैं, तो उस पे हमें सेल शो हो रही होती है, तो उस चीज पे क्या है हम ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, कि प्रोडक्ट पे क्या है सेल लगी है, प्राइस ड्रॉप होगा, तो हम क्या है अभी इसको बाय कर लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि उस टाइम पे हमें उस चीज की, उस प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं होती है, पर फिर भी क्या है कि प्राइस ड्रॉप होता है, हमें क्या है हमें ये लगता है कि हमें कम पैसे में चीज मिल रही है, तो हम उसको क्या है बाय करने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। प्राइस ड्रॉप करने से क्या है डिमांड जो इंक्रीज हो जाती है, प्राइस ड्रॉप करने से, सेल लगाने से क्या है जो कस्टमर है वो क्या है अट्रैक्ट होते हैं। इस तरह से क्या है ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज डिमांड सप्लाई। डिमांड सप्लाई क्या है? टेबल विच रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट प्राइस ऑफ अ गुड, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है? टेबल विच रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्राइस ऑफ अ गुड एंड द अकोमोडेटिंग क्वांटिटी डिमांड पर यूनिट ऑफ टाइम। हम क्या है एक टेबल बना रहे हैं, टेबल में हम क्या है एक तो हम शो कर रहे हैं प्राइस, सेकेंडली हम उसमें क्या शो कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड। अगर हमारा प्राइस 10 रुपए है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कितनी है? प्राइस क्या है 10 है, क्वांटिटी डिमांड हमारी 1 है। पेन की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर पेन क्या है 10 रुपए में पेन हम सेल कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है हमारी 1। अगर हम क्या है पेन का प्राइस ड्रॉप कर लें, हम क्या है पेन 5 रुपीज में सेल करें, तो क्वांटिटी डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांड क्या है बढ़ जाएगी। क्वांटिटी डिमांड कितनी हो जाएगी 2। अगर हम उसी पेन का प्राइस बढ़ा दें, प्राइस इंक्रीज कर लें, तो उससे क्या है जो हमारी डिमांड है वो क्या है कम हो जाएगी। जो टेबल हमारा रिप्रेजेंट करता है प्राइस को और क्वांटिटी डिमांड को, उसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, सेकंड वन इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है वो क्या है एक पर्टिकुलर पर्सन का डिमांड शेड्यूल है। एक पर्टिकुलर पर्सन जिस चीज की डिमांड कर रहा है वो क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट इज मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है कि हम पूरी मार्केट में ओवरऑल मार्केट का क्या है हम ये देख रहे हैं कि किस चीज की डिमांड ज्यादा है। इंडिविजुअल में क्या है हमने एक पर्टिकुलर पर्सन पे या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करके डिमांड देखी कि कितनी है। अब क्या है हम ओवरऑल डिमांड देख रहे हैं मार्केट की कि ओवरऑल डिमांड कितनी है। सपोज अगर हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल हम सैमसंग के किसी मॉडल की या कोई भी हम फोन का या किसी भी प्रोडक्ट की क्या है हम डिमांड देखते हैं कि अगर रेडमी का फोन है, रेडमी के फोन की कितनी डिमांड है मार्केट में। ये है हमारी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। नेक्स्ट है हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओवरऑल मार्केट में कितने हमारे जो फोन है उनकी डिमांड है, ये है हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल। What next is elasticity of demand। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ओवर अ गुड to changes in one of the variable on which demand depend। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें
It is the percentage change in quantity demand divided by the percentage change in one of its variable on which demand depends. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है कि जब हम, जैसे हमने लास्ट पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, कि हम क्या है प्राइस को अगर चेंज कर दें तो उससे क्या है डिमांड में फर्क पड़ता है। प्राइस को हम ड्रॉप कर दें तो जो हमारी डिमांड है वो क्या है राइज करती है। ये क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट है, इनवर्सिबल है। अगर हम प्राइस को राइज करते हैं तो हमारी डिमांड क्या है ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, ये परसेंटेज है कि जब परसेंटेज किस चीज की है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। किस चीज की ये परसेंटेज है कि जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस इलास्टिसिटी एज शोन percentage change in quantity demand over percentage change in price equals to change in quantity over original quantity। because ये क्या है परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन डिवाइडेड बाय, या फिर कह सकते हैं चेंज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो हमारी इक्वेशन है वो क्या बन गई, 100 और 100 क्रॉस हो गए। यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन है, जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बन गई, चेंज इन क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ओवर चेंज इन प्राइस। तो ये क्या है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। किस तरह से क्या है हमने ये डिस्क्राइब किया है वो आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे हमने डिस्क्राइब किया, कैसे डिफाइन किया है। चेंज इन क्वांटिटी क्या है हमारी, क्या जैसे हमने डिमांड शेड्यूल में पढ़ा था कि हम क्या है एक तरफ क्या है प्राइस लिखते हैं, दूसरी तरफ क्या है हम उसमें डिमांड लिखते हैं। अब प्राइस हमारा है 20 रुपए, हमारी डिमांड कितनी है 2, प्राइस हमारा हो गया 35, डिमांड हो गई हमारी 1। तो जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी वो कितना है 2 माइनस 1, वो कितना हो गया 1। इसी तरह से क्या है हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी जो हमारी पहले सेल हो रही थी, दैट इज 2। चेंज इन प्राइस ओवर ओरिजिनल प्राइस, चेंज इन प्राइस कितना चेंज हुआ, पहले था 20 रुपए अब हो गया 35 रुपए। तो प्राइस में कितना चेंज आया 15 रुपए का। जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड कर रहे हैं तो जो हमने नेगेटिव साइन जो हमारे हैं वो हमने क्या है निग्लेक्ट कर देने हैं। हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमेशा हमारी पॉजिटिव होगी। तो इस तरह से क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के क्या है, इसमें हमने डिग्री डिटरमाइन की है। डिग्री कैसे डिटरमाइन की है कि जब भी हम प्राइस चेंज करते हैं तो उसका कोई यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन नहीं है। ये नहीं है कि जितना हम प्राइस चेंज करेंगे उतनी ही हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी। कई बार क्या है हम 10% 20% प्राइस ड्रॉप कर रहे हैं, हमारी क्वांटिटी डिमांड 30% 40% राइज कर रही है। तो इस तरह से क्या है इन सारी कंडीशंस के लिए क्या है हमने क्या है डिग्री ऑफ डिटरमिनेंट मतलब डिग्री ऑफ जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो फाइंड की है। तो फर्स्ट वन है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड क्या है कि चाहे प्राइस हमारे इंक्रीज भी हो रहे हैं तब भी जो हमारी डिमांड है वो क्या है बराबर ही रहेगी। अब कोई रेगुलर कोई बीपी की शुगर की जो मेडिसिन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर वो मेडिसिन सपोज अगर पहले 250 में मिल रही थी, अगर वो मेडिसिन 400 में भी मिलेगी तब भी उसकी जो डिमांड है जो वो पर्सन जो कंज्यूमर है जो उसको बाय कर रहा है वो अब उसको खाना तो नहीं छोड़ देगा ना कि प्राइस बढ़ गया है। तो ये सिचुएशन क्या है परफेक्टली इनइलास्टिक। इसमें क्या है हमारी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये नहीं कि अगर हम 250 की मेडिसिन 300 में होगी तो लोग मेडिसिन खाएंगे ही नहीं,
ठीक है। तो इस केस में क्या है कि जो हमारी डिमांड है उसमें क्या है, प्राइस का कोई असर नहीं पड़ा। दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट वन इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या है, हमारा प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट जो हमारी डिमांड है वो चेंज हो गई है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट डिमांड हमारी चेंज हो गई है। दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। व्हाट नेक्स्ट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या है, जितना हमने प्राइस ड्रॉप किया उतनी ही हमारी डिमांड राइज हुई। मतलब क्या है, जो जितना प्राइस में चेंज आया उतना ही डिमांड में भी चेंज आया। हमने क्या है 25 रुपए का सामान है, वो हमने क्या है 12 रुपए में देना स्टार्ट कर दिया। पहले जितनी हमारी क्वांटिटी बिक रही थी 25 में, क्या है जो हमारा सामान बिक रहा था अब वो 12 में उसका डबल हो जाएगा। मतलब जितना हमारा क्या है, जितना हमारा प्राइस में फर्क पड़ा उतनी ही हमारी डिमांड में फर्क पड़ा। हमने प्राइस 50% ड्रॉप किया तो उतनी ही हमारी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दैट इज यूनिट इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। बट रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज, प्राइस में क्या है हमारे, हमने 10% प्राइस ड्रॉप किया, बट हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है 30% इंक्रीज हो गई। मतलब इसका क्या है, कोई यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन नहीं है। प्राइस हम 10% ड्रॉप कर रहे हैं, बट हमारी जो क्वांटिटी है वो 30% इंक्रीज कर रही है। दैट इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड क्या है, प्राइस हमने ड्रॉप किया 20%, बट जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो क्या है 5% ही पड़ी। ये जो आपको मैंने 10%, 20% या 30% बताया, ये एक एग्जांपल ये समझाने के लिए, ऐसा नहीं है कि प्राइस 10% ही बढ़ेगा। मतलब क्या है कि जितना हमारा प्राइस में चेंज आया उतना चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांड में नहीं आया। ये है हमारा डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Next is aggregate demand. So what is aggregate demand? Aggregate demand refers to the demand for all goods and service in the economy during an accounting period. Aggregate demand AD is measured in terms of total expenditure on the goods and services. तो aggregate demand को क्या है, हम AD से शो करते हैं। AD की जो फॉर्म है वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या है, उस टर्म को रेफर करता है एक पर्टिकुलर जो गुड्स है या सर्विसेज है उसकी कितनी डिमांड है एक कांस्टेंट टाइम पीरियड में। दैट इज एग्रीगेटेड डिमांड। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो क्या है, हम गुड्स और सर्विसेज के ऊपर होने वाले टोटल एक्सपेंडिचर से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्राइस इंडाइसेस। जब क्या है हमारे मार्केट में क्या है इन्फ्लेशन होती है। इन्फ्लेशन क्या है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या है जो गुड्स के प्राइस हैं वो क्या है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते रहते हैं। तो इन्फ्लेशन रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द मनी, हैंस टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड अवेलेबल है that is WPI and CPI. What WPI is wholesale price index and CPI is consumer price index. CPI क्या है, CPI is a price index that represents the average price of a basket of good over time.
CPI calculates the average price paid by the consumer to the shopkeeper. CPI क्या कैलकुलेट करता है? एवरेज प्राइस जो क्या है कंज्यूमर के द्वारा शॉपकीपर को पे किया गया। CPI क्या है? ये क्या है? एक प्राइस इंडेक्स है जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो एवरेज जो प्राइस है एक गुड्स का वो कितना है। जबकि WPI क्या है? WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। It is an indicator of price changes in the wholesale market. wholesale market में जो price changes हो रहे हैं, price increase हो रहा है, ये decrease हो रहा है, तो वो क्या है? WPI. It calculates the price paid by the manufacturers and wholesalers in the market. WPI क्या है? किस चीज की कैलकुलेशन करता है कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेल मार्केट में कितना प्राइस पे किया। WPI क्या है? सिर्फ गुड्स को अकोमोडेट करता है, जबकि CPI क्या है? गुड्स और सर्विस दोनों को काउंट करता है। WPI में क्या है? हम सिर्फ रेफर किसको करते हैं? किस चीज की मेजरमेंट करते हैं? प्राइस की, ओनली गुड्स। जबकि CPI में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की। नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, आइदर इट इज फ्रॉम अवर सैलरी, प्रॉपर्टी, या जो डायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? हमारे जो टोल प्लाजा है, ये क्या है? हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के एग्जांपल है। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या है? जो अमाउंट हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में दे रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्सेस। अब किसी की सैलरी क्या है? ज्यादा होती है, किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा है, जो बहुत लैंडलॉर्ड है उनको क्या है? इनकम टैक्स अपनी इनकम पे देना होता है, वो क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, जो हम टोल प्लाजा दे रहे हैं, जो वो क्या है? हमारा डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो क्या है? थर्ड पार्टी के थ्रू टैक्स पे हो रहा है। हम मॉल में जा रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, मूवी की टिकट हम लेते हैं, उस पे भी क्या है? वो टिकट जो होती है टैक्स के साथ इंक्लूड होती है। हम मार्केट जा रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, सपोज हम लेज ले रहे हैं, चिप्स ले रहे हैं, उस पे भी प्राइस में, प्राइस के साथ लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो जो वो प्राइस है, वो जो टैक्स उस पे लग रहे हैं उसको इंक्लूड करके वो प्राइस है। तो ये क्या है? जो हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। इनडायरेक्ट टैक्स ऑलमोस्ट हम सभी पे करते हैं। नेक्स्ट इज GDP, GNP, NI और DI। बेसिकली जो हमने ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, ये क्या है? इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। तो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स के बारे में हमने ब्रीफ में डिस्कस करना है। जो हमारा मेन जो फोकस है वो किस पे है? एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग पे। ये जो टर्म्स है ये हमने इसलिए समझनी है ताकि हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो क्या है? हमारे क्लियर हो जाए। ये इसको अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो इसका हमें क्या फायदा है? इसका हमें ये फायदा है कि जो हम अपनी जो कॉस्ट है, लाइफ साइकिल है, उसको क्या है? इकोनॉमिकली इवेल्युएट कर सकें। तो इसलिए क्या है? थोड़े से हमें ये कॉन्सेप्ट समझने आए। तो इसमें ही नेक्स्ट क्या है? ये है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, जिसमें क्या कवर हो रहा है? GDP, GNP, NI और DI। तो स्टार्ट विद GDP। व्हाट GDP इज? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP हम किस पे बेस्ड है? GDP जो हमारा है एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन पे बेस्ड है। तो GDP हम कैलकुलेट कैसे करते हैं?
जीडीपी को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? कंजम्पशन प्लस इनकम प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे फाइंड होगा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कितने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुए माइनस कितने प्रोडक्ट इंपोर्ट हुए, वो क्या है हमारा? नेट एक्सपोर्ट। तो कैलकुलेशन कैसे की हमने? कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इनकम प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये क्या है? ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किस चीज पे ये बेस्ड है? एक्सपेंडिचर, इनकम और प्रोडक्शन। कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्या है? 3 क्वांटिटी सेल होती है, हर क्वांटिटी का जो प्राइस है वो 2 है। तो जो हमारी वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई? क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट, वैल्यू हो गई 6। तो एक्सपेंडिचर क्या है कि जो एक्सपेंडिचर मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया जो प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। इससे क्या है? हम अपनी इनकम और प्रोडक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। जीडीपी की क्या है? अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। इस पे ही हमारी एक टर्म आती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दैट इज जीएनपी। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं? जीडीपी प्लस नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी में क्या है कि जो पर्सन हमारे देश से बाहर किसी दूसरी कंट्री में दूसरी जगह पे गए हैं, जो उनकी इनकम है वो हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। जीएनपी में क्या है? हम जीडीपी के साथ वो इनकम भी कैलकुलेट करते हैं, कितना वो पर्सन अर्न कर रहा है, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड। वहां से वो पैसा हमारे देश में आ रहा है, उससे कोई जो है हमारे देश में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जीएनपी में हम क्या है? जीडीपी प्लस नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड वो काउंट करते हैं। बट एनआई इज, एनआई क्या है? हमारी नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम। एंड डीआई इज डिस्पोजेबल इनकम। इसमें क्या है? हम जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो क्या है? एक्सक्लूड कर देते हैं। तो वो क्या है? हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। जैसे सपोज मैं मेरी सैलरी अगर सपोज 20,000 है, 25,000 है, उससे क्या है कि कुछ मेरे जो चार्जेस है, मेरा ईपीएफ कट हो रहा है, मेरे कुछ और चार्जेस डिडक्ट हो रहे हैं इन हैंड। मुझे बाद में जो मेरे चार्जे ये कोई मेरी एलआईसी की उससे किश्त जा रही है, तो ऐसे मुझे 16,000 अगर मिल रहे हैं, तो ये क्या है? इससे मेरे सारे टैक्स एक्सक्लूड हो गए। तो डिस्पोजेबल इनकम मेरी कितनी है? 16,000। अब ये 16,000 मैं खर्च कर सकती हूँ। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज की ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। होप यू क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ basic engineering economics. To watch more videos, like, share and subscribe my YouTube channel Technical Civil Orbit.